देखिए, धर्मशास्त्रों में एक धर्म न्यायालय कैसे संचालित हो इसके बारे में उल्लेख प्राप्त हैं। वहाँ पर विविध जो विद्याएं हैं, तर्कशास्त्र के, मीमांसा शास्त्र के, न्याय शास्त्र के विद्वान, धर्मशास्त्र के विद्वान उपलब्ध रहते हैं। जो परंपराएं हैं उनके जानकार लोग उपलब्ध रहते हैं। तो इसमें एक न्यायाधीश होगा जो शुरुआती मुकदमा पंजीकृत करेगा, सुनेगा, और उसके सहयोग के लिए विद्वानों की एक परिषद होगी जो उसका सहयोग करेगी, जैसे जूरी होती है उसी तरह से। और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद दोनों पक्षों को नोटिस की जाएगी। दोनों पक्ष अपना अपना लिखित प्रतिवेदन करेंगे, फिर सुनवाई शुरू होगी। कब जो है धर्म न्यायालय की स्थापना की जाएगी और किन किन मामले जो है कौन से मामले यहाँ पर सुने? ये 15 दिन का समय है। हम लोग ये चाहते हैं कि पूर्णिमा जो आने वाली है उस दिन या उसके दूसरे दिन से ये न्यायालय यहाँ पर आरंभ कर दिया जाए। जहाँ तक मुकदमों की प्रकृति की बात है तो हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि जो फौजदारी के मुकदमे हैं या जो दीवानी के मुकदमे हैं, सिविल मैटर, उसको जो कोर्ट पहले से भारत में स्थापित है वो सुनेंगी। जो धार्मिक मामला होगा, जिस मामले में अभी भारत सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है और धर्मशास्त्रों के आधार पर ही अभी भी उसमें फैसला होता है, कोर्ट में भी सुनवाई होती है तो धर्मशास्त्रों के आधार पर ही सुनवाई करनी पड़ती है। लेकिन कोर्ट में वैसा वातावरण नहीं है कि शास्त्रों को ठीक से रखा और समझा जा सके। इसीलिए वह सब मुकदमे जो धर्मशास्त्र से गवर्न होते हैं वो यहाँ पर सुने जाएंगे। मुंबई के बाहर भी कई ऐसे मामले हैं, क्या यहाँ पर एक विशेष सुविधा बनाई जाएगी क्योंकि ये बाकी इलाकों से भी ये जो धर्म न्यायालय स्थापित हो रहा है ये पूरे विश्व के लिए ही हो रहा है। जगह की दृष्टि से इसका क्षेत्राधिकार नहीं देखना है, धर्म की दृष्टि से इसका क्षेत्राधिकार देखना है। सनातन धर्म का ये न्यायालय है, इसलिए कोई भी क्षेत्र हो वहाँ का अगर धार्मिक विषय है तो उसका श्रवण इस न्यायालय में किया जा सकेगा। स्वामी जी, दूसरा सवाल ऐसा है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो नाम है उसको स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने की बात आपने कही थी, उस बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आई है? कैसा रहेगा, उसकी रूपरेखा कैसे रहेगी, उसके बारे में? ये एक स्वर्णाक्षर ग्रंथ हमने बनाया है। बात यह है कि बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे थे, लोग खड़े होते थे मंचों पर, कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता था तो उसके बारे में बोलते थे इस कार्य के लिए इनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। तो हम लोग बचपन में यही समझते थे कि कोई ऐसी किताब होगी, ग्रंथ होगा जिसमें सोने के अक्षरों में अच्छा काम करने वालों का नाम लिख दिया जाता होगा। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने खोजा कि भाई वो किताब कहाँ है जिसमें लोगों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। तो देश में खोजा, विदेश में खोजा, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सर्च हो जाती है, शोध हो जाती है, लेकिन कहीं पूरे विश्व में ऐसी कोई किताब हमको नहीं मिली जिसमें लोगों का नाम अच्छा काम करने पर सोने के अक्षरों में लिखा जाता। तो हमने सोचा कि एक ग्रंथ ऐसा बना ही देना चाहिए। तो हमने एक ऐसा ग्रंथ बनाया और उसमें अच्छा काम करने वालों का नाम लिखने की परंपरा आरंभ की और वो आगे बढ़ रही है। उसी में जो शिंदे जी हैं, एकनाथ शिंदे, जब वो महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब हम लोगों ने पूरे भारत देश के सभी केंद्र सरकार से भी और जितने प्रदेश हैं उन सब सरकार के मुख्यमंत्रियों से भी अनुरोध किया कि भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता गाय को माता मानती है, तो इस राष्ट्र के अधिक लोग गाय को माता मानते हैं, तो ये राष्ट्र तो बहुमत से चलता है। अभी भी इसमें रहने वाले बहुमती के लोग जब गाय को माता मानते हैं तो इसको राष्ट्र की माता घोषित कर देना चाहिए।
लेकिन राष्ट्रमाता भी नहीं घोषित किया गया और राज्य माता भी कोई नहीं घोषित कर रहा था। गाय को मां कहने में पता नहीं किस कारण से हर पार्टी के राजनीतिज्ञों को संकोच हो रहा था। ऐसे समय में एकनाथ शिंदे आगे आए और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, गाय हमारी माता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी गौ रक्षा का प्रण लिया था। उनका जो बाल्यकाल था उसमें ही गाय को पकड़ कर ले जा रहे व्यक्ति के साथ उनका संघर्ष हुआ था। और बाद में जब उन्होंने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की तो उन्होंने अपने विरुद्ध में ये स्वीकार किया, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, माने सबसे पहले गाय का नाम, गाय की रक्षा करने के लिए हम हिंदू पद पातशाही स्थापित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये शिवाजी के आदर्शों के अनुरूप है और इसीलिए हम गाय माता को, जो शुद्ध देशी नस्ल की हमारी गाय है, उसको हम राज्य माता महाराष्ट्र की घोषित करते हैं। तो ये बड़ा काम उनके द्वारा हुआ। आप समझिए कि पूरे देश में जब कोई भी राजनीतिज्ञ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जैसी अपने आप को हिंदू कहने वाली पार्टी भी सम्मिलित है, उसके भी मुख्यमंत्री कई प्रदेशों में थे, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ऐसे समय में इस व्यक्ति ने हिम्मत की। तो ये जो उनका साहस है और ये जो शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने के लिए उनके अंदर इच्छा है और जो हिम्मत है राजनीतिक, उसने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने तो बेहतरीन काम किए हैं, विकास को लेकर हो या फैसले को लेकर हो। राज्य के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनका भी कार्यकाल जो है काफी लंबा माना गया है। अभी आंकड़े के हिसाब से देखें तो 4000 से ज्यादा दिन जो है उन्होंने कार्यकाल किया है अपना। और इंदिरा गांधी जी जो है उनको उन्होंने पीछे छोड़ा है, सबसे लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं? कई फैसले जो है प्रधानमंत्री ने भी लिए हैं। देखिए, बात यह है कि जब से ये देश स्वतंत्र हुआ है, अनेक प्रधानमंत्री हुए हैं। एक दिन भी प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं रही है अभी तक। रोज प्रतिदिन कोई न कोई प्रधानमंत्री रहा होगा। और अगर 365 या 360, जितना भी आप जिस तरह का वर्ष गिनते हो, अगर उसको 75, 76, 78 साल में गुणा कर दें तो जाने कितने हजार दिन निकल करके आ जाएंगे। इतने हजार दिन प्रधानमंत्री लोग रहे हैं और देश के बहुसंख्यक लोगों की भावना थी कि गौ हत्या बंद हो। आज तक तो बंद नहीं हुई ना। चाहे वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हो, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे बहुत सारे दूसरे, सबसे ज्यादा समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर रहे। लेकिन जब देश के बहुसंख्यक लोगों के हृदय की जो पीड़ा है उसको ही ये लोग दूर नहीं कर पाए, तो इनके पद पर बैठे रहने का और बहुत ज्यादा दिन बैठे रहने का, बहुत दिन कम दिन बैठे रहने का हमारे लिए क्या तात्पर्य है? हमारे लिए वो तात्पर्य रखता है जो हमारे हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए आगे आता है। इसलिए हम तो उसी का नाम आगे बढ़ाएंगे, उसी का नाम लेंगे। 10,000 साल, 10,000 दिन अगर वो रह गए तो गौ हत्या क्यों नहीं बंद हुई? सवाल है ना। इस देश की बहुसंख्यक आबादी आज भी, अभी भारत में हिंदू ज्यादा हैं और हर हिंदू चाहता है कि गौ हत्या बंद हो। क्यों नहीं बंद हुई? बहुमती की आवाज क्यों नहीं सुना? तो हमारे लिए तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी सब बराबर ही हुए ना। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाकी जो कानून है उनके साथ साथ गौ हत्या जो हो रही है? भाई, जो सबसे ज्यादा हमारी सबसे बड़ी इच्छा है उसको सबसे पहले पूरा होना चाहिए, जो प्रायोरिटी होती है। कोई भी हिंदू, आप पूरे देश में चले जाइए यही कैमरा लेकर के रिकॉर्डिंग कर लीजिए, हर हिंदू के घर की पहली रोटी गाय की होती है। पहली रोटी का मतलब पहला काम। तो पहला काम तो गौ हत्या बंदी था, उसको किया नहीं और दुनिया भर का 1000 काम कर दिया, उससे हमें क्या फायदा है? गौ हत्या बंद करना चाहिए था ना, पहला काम वो था, वो क्यों नहीं किया? और जब वो नहीं किया तो हम क्यों उनका नाम लें? और उनका नाम लेने से कैसे हमको प्रसन्नता होगी? इसीलिए अभी वो कर दें, अभी हमको प्रसन्नता हो जाएगी, लेकिन नहीं न कर रहे हैं, ये बात। स्वामी जी, मुंबई की धरती पर आप हैं। मुंबई में ही एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2006 में, जिसका कोर्ट ने जो फैसला दिया था 12 दोषियों के खिलाफ,
उस पर स्टे लगा दिया गया है, उस पर स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जो 12 लोग रिहा हुए थे उन पर कहीं ना कहीं अब दोबारा से संकट का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा है कि ब्लास्ट तो हुआ, वास्तविकता है, सैकड़ों लोग मरे, हजारों घायल हुए, वास्तविकता है, और लाखों पीड़ित हुए। अब आप कहते हो सुनवाई करते हुए कि सब के सब निर्दोष हैं, कुछ निर्दोष उसमें से निकल जाते तो भी ये रहता कि भाई ये निर्दोष फंसा दिए गए थे, इतने लोग असली वाले पकड़ लिए गए। आप कहते हैं कि नहीं, टोटल सब के सब निर्दोष हैं, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन जिन लोगों ने ये पीड़ा झेली है उनका क्या? आखिर किसी ने तो ये किया, तो किसी ने ये किया तो उसमें से एक भी नहीं पकड़ा गया। इतना बड़ा कांड हो गया और उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता। इसका मतलब कि जो अभियोजन पक्ष है, ऐसा लगता है कि अमेरिका में घटना हुई और भारत में उसकी पकड़ धकड़ कर ली गई। ऐसा तो नहीं हुआ ना। जब मुंबई में ही घटना हुई और मुंबई में ही पकड़ धकड़ हुई तो सब के सब निर्दोष कैसे हो सकते हैं? एक बात है। और अगर सबके सब निर्दोष हैं तो साथ ही साथ इस बात पर भी तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि फिर कौन है दोषी। और क्या अभियोजन पक्ष ने पूरी तरह से फर्जी मुकदमा तैयार किया था? असली लोगों को उसी समय छोड़ दिया गया था? और उसी समय अगर छोड़ दिया गया था तो उसकी भी तो गवाही लेनी चाहिए कि कौन लोग उसके पीछे थे, जिन्होंने उसी समय गलत लोगों को पकड़वा दिया था, असली लोगों को उसी समय यहां से जाने का मौका दे दिया था, छूट जाने का मौका दे दिया था। कोई तो होगा जिसने पूरी पुलिस प्रक्रिया को प्रभावित किया होगा। वो कौन था? क्या उस बारे में नहीं संज्ञान लेना चाहिए और उस बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? तो जिस तरह से यहाँ के हाई कोर्ट ने सबको निर्दोष छोड़ दिया और जो लोग मारे गए थे, जो लोग घायल हुए थे और जिनके परिवारों ने समस्या झेली थी, उनके बारे में कोई चिंता नहीं की, इससे सबको बड़ा दुख हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने पर उन्होंने तत्काल रूप से अभी तो रोक लगा दी है, लेकिन आगे क्या सुनवाई करेंगे अभी तो देखना बाकी। सामने साफ नजर आ रही है कि जिस तरीके से कोर्ट ने हवाला दिया है कि सबूत जो है वो कहीं ना कहीं जो 12 लोग थे उनके खिलाफ कम पाए गए हैं। और दूसरी तरफ जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, उनमें भी कई ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जहां पर गिरफ्तारी की गई है और कई महीनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है, ये बोलते कि आपके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रणाली है, जांच एजेंसियां हैं, इनमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की जरूरत है? बदलाव नहीं भैया, बहुत बड़ा विचार करने की जरूरत है कि एक व्यक्ति की हत्या हो जाए, आपसे चूक हो सकती है। एक जगह पे घटना हो जाए, आपसे चूक हो सकती है। एक ही दिन में सीरियल ब्लास्ट होता है, जगह जगह पर होता है, जाने कितने लोग मारे जाते हैं, जाने कितने लोग पकड़े जाते हैं, और आप एक भी असली अभियुक्त नहीं पकड़ पाते हो। ये क्या है? ये किसी भी दशा में स्वीकार करने योग्य बात नहीं। ठीक है, उसमें जितने भी लोग थे उनमें से एक पकड़ा जाता, एक तो दोषी होता कम से कम, लेकिन एक भी दोषी नहीं है। इसका मतलब कि हम तो यही कह रहे थे, इसका मतलब कि मुंबई जो है वो चमत्कारी शहर हो चुका, यहाँ अपने आप घटना घटती है, कोई उस घटना को घटाता नहीं। और अगर ये परिभाषा बन गई तब तो फिर भविष्य में जो भी घटनाएं होंगी उनमें कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा। तब तो घटना करने वालों का मन खूब बढ़ जाएगा कि हम तो छूट ही जाएंगे, यहाँ तो अपने आप घटना होती है। अगर ये परिभाषा हो गई तो क्या होगा मुंबई कर्स का? बहुत बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला नहीं। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी का मुद्दा एक बार फिर गर्माता हुआ दिखा है। मराठी को लेके पिछले 1 महीने से लगातार जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है राजनेताओं की ओर से। वीडियो सामने आ रहे हैं जहाँ पर मराठी न बोलने को लेकर जो हिंदी भाषी है उन पर मारपीट की जा रही है। ऐसे में जो गवर्नर है महाराष्ट्र के, उनका भी एक बयान आता है कि इस तरीके की घटनाओं से जो महाराष्ट्र में बिजनेस है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा मराठी का और हिंदी का, जिस तरीके से विवाद चालू है। आपको लग रहा है कि स्पेसिफिक जो है बिजनेस को टारगेट देखते हुए इन मुद्दों को छुपाया जा रहा है? बात यह है कि ये जादूगरी है, एक जादूगरी वाली राजनीति है। वो जादूगरी वाली राजनीति क्या करती है कि हाथ ऐसे तेजी से उठाती है और ऊपर हिला हिला करके गिली 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 करती है,
तो जितने दर्शक होते हैं उन सबका ध्यान इधर चला जाता है और असली काम इस हाथ से यहाँ नीचे हो जाता है, उस तरफ कोई देखता नहीं। और बाद में जब नीचे लाते हैं तब तक वहां काम हो चुका होता है। तो ये गिली गिली वाली राजनीति है कि असली मुद्दे से ध्यान भटका के उस पर ले जाओ और फिर लोगों को वहीं पर बिजी कर दो और इधर जो करना है वो कर लो। तो जो जनता की असली समस्याएं हैं उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ये प्रायोजित घटनाएं होती हैं। ये जो भाषा विवाद या इस तरह के दूसरे विवाद हैं, ये वास्तव में अस्मिता के विवाद नहीं लगते हैं, ये ध्यान भटकाने के ही विवाद लगते हैं। जो जादूगरी की बात कही, असली जादूगर कौन है जो जादू कर रहा है? अरे भैया, इस समय असली नकली पहचानना कठिन हो गया है, क्योंकि हर राजनेता अब जादूगरी का हाथ आजमा रहा है। गिली 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 गिली। और दूसरा एक सवाल ऐसा है कि मराठी का जो विवाद है वो तो लगातार शुरू है। ऐसे में जहाँ से ये विवाद ने सुई पकड़ी थी, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो दोनों भाई हैं, दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टी में हैं, लेकिन दोनों का एक साथ आना महाराष्ट्र के लिए लाभदायक होगा, ऐसा कई लोगों का मानना है। आप भी काफी समय से इन चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे? नहीं, हम राजनीति के पंडित नहीं हैं और ना राजनीति के पंडित होना चाहते हैं। हमारा क्षेत्र धर्म है, हम धर्म के ही क्षेत्र में बने रहना चाहते हैं, वहीं से अपनी सेवाएं समाज को और देश को देना चाहते हैं। राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये राजनीति वाले जाने। जहां तक परिवार के मिलने की बात थी तो हमसे लोगों ने पूछा था और हमने कहा था कि भाई 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 मिलें तो मिलना ही अच्छा लगता है, बिछुड़ना अच्छा नहीं लगता है।